हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी हाउस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और जितने भी प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, कवर किए गए हैं, वो सभी किस ग्रुप हाल ही के वर्षों में ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। इसलिए यह सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हो जाता है और जितने भी प्रश्न है इसमें उन सभी प्रश्नों का हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानते चले जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक ऑप्शन यानी कि एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक ही आपका आंसर होता है और बाकी जो बचे 3 ऑप्शन होते हैं उनके भी बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ते जाएंगे, ताकि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होते हैं वो सभी क्लियर होते जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन है आपका आवर्त 4, आवर्त 5, आवर्त 6 और आवर्त 7। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन पूछ रहा है यानी कि किस आवर्त में 32 तत्व है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आवर्त 6। ठीक है, आवर्त 6 यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर इस प्रश्न का, यानी कि आवर्त 6 में 32 तत्व है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। अगर यदि बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की तो उसमें आवर्त कितनी है, तो 7 है। और वही स्तंभ पूछ लिया जाए, यानी कि वर्ग कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, तो वो कितने हैं वर्ग, यानी कि स्तंभ जो है, स्तंभ कितने हैं, वो है 18। और आवर्त पूछ ले तो वो कितने हैं, तो 7 है। ठीक है, तो ये हो गया आधुनिक आवर्त सारणी में। और बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में कितने तत्व है, तो ये आप देखिए यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी मान लेते हैं, ये है आधुनिक आवर्त। ठीक है, आवर्त। उसके बाद मान लेते इधर तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या। चलिए आवर्त सारणी देखिए, आवर्त फर्स्ट में। ठीक है, ये आवर्त सारणी का यानी कि आवर्त है, ये फर्स्ट है, फिर सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, यानी कि टोटल 7 आवर्त है। तो मैंने 7 तक लिख दिया। उसके बाद तत्वों की संख्या देखिए किस श्रेणी में होते हैं, उस जिससे कि आपको याद रखने में आसानी हो। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी फर्स्ट आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो वो है 2। ठीक है, तो कितनी है, 2 है। उसके बाद कितनी है, 8 है। फिर तीसरे में कितनी है, 8 है। फिर चौथे में कितनी है, 18 है। फिर 5वें में कितनी है, 18 है। फिर छठे में कितनी है, 32 है। और 7वें जो आवर्त है उसमें शेष है, यानी कि जितने शेष तत्व बचते हैं वो सभी 7वें आवर्त में शामिल किए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं, आप इस क्रम में इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आप टेबल याद करते हैं उसी तरह इसको भी याद कर लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं किस आवर्त में कितने तत्व है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे याद रख सकते हैं इसको, 2, 8, 8, 18, 18, 32 और फिर शेष। ठीक है, तो इधर से वो आपका सीरियली चलेगा 1 2 3 4 6, यानी कि सीरियली 1 का टेबल में चलेगा। और इधर आपका चलेगा 2 8 8, यानी कि 8 8 2 बार। फिर 8 के बाद कितना आ जाएगा, बढ़ेगा तो 18 हो जाएगा, 18 भी 2 बार। फिर आ जाएगा कितना, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 8 8 18 18 32, ये हो गया तत्वों की संख्या। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की किस आवर्त में 32 तत्व है, तो आप देख सकते हैं किस आवर्त में 32 तत्व है, तो छठे आवर्त में 32 तत्व हमको मिला, यानी कि छठे आवर्त में 32 तत्व मिला, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो दिया है हमें, वो किसने दिया है, वो दिया है मोसले ने। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी की, तो इसे किसने प्रदान किया था, हमें दिया था, तो मोसले ने दिया था, हेनरी मोसले। ठीक है, मोसले ने। और कब दिया था ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये दिया था 1913 में। ठीक है, 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा प्रदान किया गया था, जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी दिया था, किसने दिया था, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, जो कि वो किस क्रम में दिया था, ये परमाणु द्रव्यमान के अनुसार दिया था। ठीक है, इससे देखिए 2 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया आपका त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत ये किसने दिया था, त्रिक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित, यानी कि किसने दिया था, ये दिया था डोबे राइनर ने। ठीक है, किसने दिया था, डोबे राइनर ने।
त्रिक सिद्धांत। एक और होता है अष्टक नियम, ठीक है, वो भी आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अष्टक नियम। तो ये अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये अष्टक नियम प्रतिपादित किया था न्यूलैंड ने, ठीक है, न्यूलैंड ने। तो चलिए आवर्त सारणी में जितने भी प्रश्न बनते हैं लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रस्तुत किया था? तो मोसले ने कब किया था? 1913 में, ठीक है। त्रिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वो डोबेरायर के द्वारा दिया गया था। उसके बाद अगला बनता अष्टक नियम किसके द्वारा दिया गया था? वो न्यूलैंड के द्वारा दिया गया, ठीक है। और आवर्त सारणी में जो है, आवर्त सारणी 1 में 2 तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी 2 में 8 है, 3 में 8 है, फिर 4 में 18 है, फिर 5 में 18 है और छठे आवर्त में 32 है, ठीक है। और 7 में 7 जो आवर्त सारणी है, 7 आवर्त में यानी कि जितने भी शेष तत्व बचते हैं उनको शेष को लिया गया है, सभी को लिया गया है, ठीक है। यानी कि आप इस ढंग से याद कर सकते हैं 2 8 8 18 18 32, उसके बाद फिर शेष, ठीक है। इधर से आपका सीरियली चलेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है दूरी, ऑप्शन बी है त्वरण, ऑप्शन सी वेग और ऑप्शन डी गति। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वेग, ठीक है। यानी कि विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। अब चलिए सबसे पहले विस्थापन के बारे में आया है। विस्थापन को जानते हैं, विस्थापन क्या चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बनने की संभावना होती है। वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। वस्तु की, लिख देते हैं यहाँ पर, वस्तु की प्रारंभिक, वस्तु की अंतिम, ठीक है, अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को, ठीक है, वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। और विस्थापन पूछ लिया जाए एग्जाम में, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए विस्थापन कौन सी राशि है, तो विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। विस्थापन सदिश राशि है। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, विस्थापन का जो मान होता है, विस्थापन का मान वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ठीक है। विस्थापन का जो मान होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए विस्थापन के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट बनते थे उन्हें मैंने देख लिया। चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं दूरी को, ठीक है। अब दूरी को देखते हैं, तो दूरी क्या है? तो दूरी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, दूरी किसे कहते हैं। देखिए दूरी का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या कहते हैं? संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय की गई संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो इसमें नो डाउट, दूरी में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूरी जो भी हम तय करते हैं, यानी कि चाहे आप पटना से दिल्ली दूरी तय कर रहे हो, तो उसके बीच में यानी कि संपूर्ण मार्ग की लंबाई जो वहाँ से वहाँ तक होगी, पटना से दिल्ली तक की, उसी को हम लोग दूरी कहेंगे, ठीक है। और दूरी का मान जो है सदैव धनात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक होता है, दूरी का मान सदैव होता है, हमेशा, ठीक है। ये कभी ऋणात्मक नहीं होता, चाहे आप आगे जाइए चाहे आप पीछे जाइए, यानी कि दूरी तो आप कवर करेंगे, वो ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। और बात किया जाए दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, तो इसे भी आप नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण, ठीक है, ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है त्वरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। देखिए त्वरण का डेफिनेशन क्या होता है। यदि किसी वस्तु का वेग की परिवर्तन
समय के साथ बदलता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तन समय के साथ बदलता है तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो उस वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तन होता है तो उस वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया त्वरण का डेफिनेशन, ठीक है। और पूछ लिया जाए त्वरण की असाई मात्रा, त्वरण कौन सी राशि है? तो त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसका असाई मात्रक पूछ लिया जाए, त्वरण का असाई मात्रक, तो क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और देखिए त्वरण का फॉर्मूला यदि पूछ लिया है, त्वरण देखिए अभी डिफिनेशन मैंने आपको बताया, यदि किसी वस्तु का समय के साथ वस्तु वेग में परिवर्तन होता है तो उसे त्वरण कहते हैं। यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन अब बटे क्या हो जाएगा? समय अंतराल। तो वस्तु हो गया वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये क्या, इससे क्या निकल जाएगा? त्वरण निकल जाएगा। यानी कि डिफिनेशन से ही आप ये फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। तो यदि हम इसे इंग्लिश में लिखते हैं, त्वरण को क्या एक्सेलरेशन से लिखते हैं, यानी कि छोटी ए से सूचित करते हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू बटे टी, ठीक है। और जहाँ वेयर में अगर बात करें तो v बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग। फिर u बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग। और t बराबर तो आप जानते हैं, t बराबर समय हो जाएगा, समय में परिवर्तन, ठीक है। तो ये हो गया त्वरण निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। a बराबर v माइनस यू बाय टी हो जाता है, ठीक है। और चलिए अब वेग के बारे में जानते हैं, ठीक है। वेग किसे कहते हैं? वेलोसिटी। देखिए वेग का डेफिनेशन है, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन उस वस्तु का क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और वेग का बात करें कौन सी राशि है, तो ये वेग कौन सी राशि है? ठीक है, ये सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और इसका असाई मात्रक पूछ ले वेग का, तो ये क्या हो जाएगा? वेग का असाई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग का असाई मात्रक क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकेंड। और यही फार्मूला से हम यहाँ यानी कि डिफिनेशन से हम वेग का फार्मूला लिख सकते हैं। विस्थापन बटे समय अंतराल, ये हो गया वेग का फॉर्मूला, ठीक है। और इसकी विमा अगर बात करें, वेग की विमा कैसे लिखेंगे, तो विस्थापन को हम क्या मानते हैं? यानी कि लंबाई ही तो कह सकते हैं विस्थापन को, ठीक है। तो लंबाई अगर इसको हम विस्थापन को लंबाई कह सकते हैं, तो लंबाई का जो विमा में मात्रक होता है वो क्या होता है? अल होता है। और समय जो होता है, समय का क्या होता है? टी होता है। तो इसकी विमा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एल और टी को अगर यदि हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टी इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन की विमा यानी कि एल टी इन्वर्स, ठीक है। अगले वीडियो में मैं आपके लिए विमा कैसे निकाला जाता है इस पर एक वीडियो में बनाऊंगा ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ जाए, ठीक है।